मदर साहब प्लीज, मदर साहब, मदर भाई सिर्फ ये बता दीजिए पहले तो कि एक तो ये रिमार्क्स जो दिए मुसद्दिक मलिक साहब ने कि जी आधे जज इधर हैं आधे जज उधर हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये आपको भी इस तरह नज़र आता है और अगर आता है तो क्यों आता है? दूसरा ये जो जस्टिस कियानी साहब ने आज फरमाया और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी कैबिनेट को बुला लेंगे, मिनिस्टर को बुला लेंगे, आपको लगता है कि ये सनसनीखेज रिमार्क्स हैं या ये बिल्कुल ठीक है इस केस के मामले में ऐसे होना चाहिए और हुकूमत का वर्जन गलत है? शुक्रिया कामरान। देखिए, किसी भी शहरी की जान और माल की जिम्मेदारी किसकी होती है? हुकूमत की। कोई शहरी हुकूमत की होती है ना, तो जवाब किससे लिया जाएगा? हुकूमत से। हुकूमत से ही लिया जाएगा ना। अब अगर हुकूमत का सेक्रेटरी ये आके कहे कि जी मुझे नहीं पता इनको कौन ले गए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कोई एजेंसी आके ये कहे कि जी मुझे पता नहीं किसको ले गए, पुलिस आके ये कहे कि जी मुझे नहीं पता तो किसको ले गए, तो उसको कोर्ट क्या करे? उसकी फैमिली को माफ़ कीजिएगा, उसकी फैमिली को कोर्ट कैसे सेटिस्फाई करे? किससे पूछे? और ये किसने कहा कि वज़ीर आज़म को नहीं बुलाया जा सकता? सदर के केसेस तो बंद हो सकते हैं, हालांकि मैं यूसुफ रज़ा गिलानी तो कंटेम्प्ट में निकाल दिए गए थे, वो भी नहीं होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ ना, कितने वज़ीर आज़म पेश हुए हैं। असल चीज़ ये नहीं है, असल हम चाहे वो जजेस भी, अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ जजेस एक ज़माने में अपने जजमेंट से बोलते थे, अब जजमेंट कमज़ोर होते हैं, रिमार्क्स पावरफुल होते हैं। अगर आप उठा के देख लें पिछले 15-20 साल में जजमेंट्स उठा के देख लें और उन्हीं जजेस के रिमार्क्स उठा के देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो असल चीज़ ये कि हम सारे लोग रियासत के चारों सुतून अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर गए हैं और हम दूसरे की बाउंड्रीज़ में घुस गए हैं। हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं। अब इन रिमार्क्स की बुनियाद पे मुझे लगता है यार ये रिमार्क्स इतने सख्त हैं तो शायद हो सकता है कि ये सारी चीज़ें एक्शन में भी नज़र आएँ, लेकिन नहीं नज़र आती। मुझे बताएं कि जो 150 सहाफ़ी पिछले 15-20 साल में मारे गए हैं, मैं इसका जवाब किससे लूँ? जो शहरी लापता हैं, मैं उसका जवाब किससे लूं? देखिए बदर साहब, अगर हुकूमत का वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला आके ये कह रहे हैं, सेक्रेटरी दिफा आके कह रहा है जी हमें तो पता ही नहीं है, तो अब कोर्ट के पास और क्या ऑल्टरनेटिव है? मुझे ये बताएं कामरान, या कोई भी सर, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए, लेकिन कोई भी शख्स गॉसिप तो नहीं कर सकता ना, कि मैं गॉसिप तो नहीं कर सकता। अगर इसको नहीं पता सेक्रेटरी दाखिला को, तो इसको लाजमी पता होना चाहिए या इसकी सुपरविजन में बंदा अगवा हुआ है? ये हम विदाउट एविडेंस किस तरह बात कर सकते हैं? कामरान अगर वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता, तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि उसको पता होना चाहिए? ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई शहरी उसका गायब हो गया है तो ये किसकी? आखिर डैनियल पर्ल जब किडनैप हुआ था तो पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान आ गई थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, लेकिन डैनियल पर्ल मिला तो नहीं ना अमेरिका या पाकिस्तान को एक्सिक्यूशन से पहले? अरे मेरे भाई, सीधी सी बात यह है कि इस शहर के इस मुल्क के अगर शहरी लापता होते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पता चलाएं। ठीक है मुसद्दिक साहब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले गया है बिल्कुल ठीक। मुसद्दिक साहब, मुजर साहब भी कह रहे हैं अब तो भाई जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है, जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे आप। नहीं मज़र साहब नहीं, मैं तो अहमद अवैस साहब की बात को भी बड़ा मोहतरम जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, और मैंने इसी वजह से कहा कि आप ज़रूर पूछें। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह आपने बताया कि 150 से ज़्यादा अगर जर्नलिस्ट पिछले 20-25 साल में मारे गए हैं, बहुत से मिसिंग लोग हैं जिनका पता नहीं चलता, तो उसमें ये तो फ़र्ज़ है हुकूमत का कि अपने इदारों को मजबूत करे, अपनी इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करे, अपनी जो पुलिस है उसको मजबूत करे। और ये सवाल पूछना हक़ है मज़हर साहब का और अहमद अवैस साहब का और आपका। और मैं समझता हूँ कि हमें पूरी लगन के साथ और दिन रात ज़ोर लगा के पता करना होगा कि वो लोग जो नहीं मिल रहे वो कहाँ हैं और उनको पेश करना होगा। इसमें बिल्कुल इन सवालात में कोई मसला नहीं है। और बुला भी लें तो कोई हर्ज नहीं, मुझे हाजिर होना चाहिए, मैं हाजिर हूँगा अगर मुझे अदालत में बुलाते हैं तो। चलो जी, मैं तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वो हाजिर होते रहे। मैं एक बात मगर जो एक लार्जर मज़हर अब्बास साहब ने जो लार्जर मुकदमा पेश किया है वो बिल्कुल सही है
कि रियासत को हमारी अब उठ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह किस लिहाज से उठ और खड़ा ये होना नहीं कि पड़ेगा, सिर्फ मुसद्दिक साहब, एक किस साहब लिहाज से उठ खड़ा हैं, होना चौकी जी हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, मगर हम लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। हमारी चौकियों के ऊपर पुलिस वालों को भग की तरह से उड़ा देते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। सर आपका पॉइंट आ गया। हमारे फौजी जवान जो हैं उनको शहीद करके चले जाते हैं। ठीक है, जैसे आप जी बिल्कुल ठीक है सर। 28 मई को नवाज शरीफ साहब की दोबारा ताजपोशी हो रही है, सदर बनने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने इमरान खान साहब के साजिश के बयानिए को काउंटर किया है अपने साजिश के बयानिए के साथ। जरा सुन ले क्या कहा। और वैसे साहब, एक तो सवाल ये कि नवाज शरीफ साहब दोबारा फाल हो रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज होगा ये तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरा, ये जो साजिश है ये तो हर एक ने की है, फिर इमरान खान साहब पे भी इल्ज़ाम है। अभी नवाज शरीफ साहब लगा रहे हैं कि लंदन में प्लान बनाया था मेरे खिलाफ, तो ये तो फिर दोनों साजिशें एक जैसी हो गई। एक इमरान साहब कह रहे हैं उनके साथ हुई, एक इमरान खान साहब कोई इकट्ठी नहीं हो गई। जी सर, देखिए बात यह है कि मियां नवाज शरीफ की किसी बात की तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। वो क्या पास्ट में क्या कुछ करते आए हैं। ही इज ए स्पाइनलेस पर्सन। कोई जहाँ पे देखा कि ये ताकत ज़्यादा है, पाँव पकड़ लिए, माफ़ी मांग ली, 10 साल की एक्सटेंशन के उनसे मुआहदा करके मुल्क से बाहर जाके बैठ गए, वहाँ बाल बूल उगाते रहे, फिर वापस आए जब देखा हालात फ़र्क हुए हैं, फिर यहाँ से करके फिर किस तरीके से बाहर निकल गए। एक आदमी की कोई स्वाय पैसे इकट्ठा करने के अलावा क्रेडिबिलिटी उनकी दिखा दें किसी बात में, कोई है भी कोई? यही वो नवाज शरीफ है और यही शहबाज शरीफ है जिस वक्त इनकी पीपल पार्टी की हुकूमत थी आसफ जरदारी की, तो ये क्या कहते थे कि उसका पेट फाड़ के इसमें से ये निकालेंगे और आप कह रहे हैं स्पाइनलेस है, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं डाल के घसीटेंगे। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका सर। आपके लिए चैलेंज बात की नहीं और झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मदर साहब वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भले 28 मई को बन भी जाए प्रेसिडेंट, ना उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो स्पाइनलेस पर्सन है, वो बस बाल उगाते रहे, पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई उनकी, पैसा इकट्ठा करने के उन्होंने कोई काम नहीं किया। आपको भी ऐसे लगता है या नवाज शरीफ एक नया नवाज शरीफ आएगा? और ये लंदन साजिश प्लान पे आप बिलीव करते हैं कि इमरान खान ने बनाया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ? देखिए, नवाज शरीफ साहब को जब ये बात करते हैं या मुस्लिम लीग नून जब ये सारी बातें करती है, और माजी में भी हमने सुना है, तो मुझे तो सिर्फ और कोई नहीं, जाहिर है हमने जनरल हमीद गुल का पीरियड भी देखा है, जनरल एहतशाम ज़मीर का भी देखा है, जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी देखे हैं, जनरल पाशा भी देखे हैं, जनरल फैज़ भी देखे हैं। ये सारे लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पूरी तरह इंगेज और इन्वॉल्व रहे हैं, जो कि ख़ुद आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी है। नवाज शरीफ साहब कितनी मरतबा वज़ीर आज़म रहे, कहीं एक मरतबा भी कोई कमीशन बना देते, और मेरा ख्याल है आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप बनाएं। नहीं सर, नहीं, मैं ये पूछा था कि 28 तारीख को ये जो आएंगे दोबारा, तो इससे कोई जान पड़ेगी नून लीग में आपके नज़दीक? देखिए, इस वक्त जिस क्राइसिस में मुस्लिम लीग नून है, उसमें नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त उन्हीं की हुकूमत है। तो नवाज शरीफ साहब अगर कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाते हैं तो उससे अपनी ही हुकूमत को कमज़ोर करेंगे। ये बयानिया तो उस वक्त था जब नवाज शरीफ साहब 3-3.5 साल मुल्क से बाहर रहे। मेरा ख्याल है वो एक क्रूशल पीरियड था जब नवाज शरीफ साहब अगर 2 साल बाद भी, 1.5 साल बाद भी नवाज शरीफ साहब वापस आते, ग्राउंड को देखते। देखिए 3-3.5 साल बाद जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने ग्राउंड इतना कमज़ोर हो गया कि आज मरियम नवाज़ को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। ये नवाज शरीफ साहब का चैलेंज है कि अपनी ही पार्टी को पैरों पे कैसा खड़ा करते हैं। नवाज शरीफ साहब का चैलेंज ये है कि देखिए उनके साथी उनका साथ छोड़ गए हैं। आप देख लें, आसिफ करमानी साहब की लैंग्वेज देख लें, आप शाहिद खाकान की लैंग्वेज देख लें, चौधरी निसार साइड लाइन हो गए, मिफ्ता इस्माइल साइड लाइन हो गए, वो सारे लोग, गौस अली शाह साइड लाइन हो गए, वो सारे लोग जो इस पूरी स्ट्रगल में। तो नवाज शरीफ साहब का चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई क्या करती है, सिर्फ ये नहीं है कि जजेस क्या करते हैं। नवाज शरीफ का चैलेंज ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब का चैलेंज ये कि मुस्लिम लीग नून को वापस वो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनाएंगे। उनका चैलेंज ये है कि वो अपने स्टेचर को उसके मुकाबले में कैसा लेकर आएंगे, कैसे कम बैक करेंगे। ये नवाज शरीफ साहब सर आपका पॉइंट आ गया, बड़ा आपने वैलिड पॉइंट उठाया। वो वजीर आजम नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये आपने सुन लिया मजहर अब्बास साहब की बात, मुसद्दिक साहब। साथ ही अवैस साहब ने भी कहा है कि कोई चैलेंज नहीं है, कोई लंदन जो प्लान का बयानिया है वो इफेक्टिव नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब झूठे हैं बकौल अवैस साहब के, ना कोई क्रेडिबिलिटी है, स्पाइनलेस पर्सन है, सिवाय पैसा इकट्ठे करने, बाल उगाने कुछ नहीं किया उन्होंने।
बाल तो खैर बहुत से लोग लगवाते रहे हैं और अहमद अवैस साहब बड़ी अल्लाह का अच्छी फजल तरह है, से अभी तो जानते नेचुरल हैं है कि मेरे। कौन कौन बाल लगवाते रहे हैं। तो अभी अगर बाल लगवाने वाली बातें करेंगे तो अपनी लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हमारा क्या कर रहे हैं। लेकिन इस तरह किसी को कहना कि बाल लगवाते रहे हैं, इससे क्या आपका कद बड़ा हो गया है? यानी आप समझते हैं आपने बड़ी सियासी बात की है? या किसी को मुंह भर के कह देना कि ये झूठा आदमी है तो दूसरों लोगों के मुंह में ज़बान नहीं, वो इससे ज़्यादा बढ़ के कोई बात कर देंगे आपके मुतल्लिक या आपके लीडरों के मुतल्लिक। बस यही आपकी सियासी बसीरत है कि आप किसी को झूठा कह दें, किसी को बाल लगवाने वाला कह दें, बस ये आपका तज्जिया है सियासत का। देखिए बात ये कि जहाँ तक सवाल उठता है चैलेंजेस का, जो मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं वो चैलेंजेस हैं, लेकिन स्टेट्समैन इसीलिए आपको चाहिए होता है कि आप उन चैलेंजेस से बाहर लेकिन निकलें। मजहर साहब ये भी कह रहे हैं कि आप challenges को बयानिया लेकर बनाएंगे आगे क्या? चलें। आप अपनी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए एंटी स्टैब्लिशमेंट जी, मैं बयानिया भी नहीं बताने- बना सकते?